नमस्कार, मैं अंकित शुभम पब्लिक आई न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ हैं बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जाने माने समाज सेवी तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री कुणाल सारंगी जी। कुणाल सारंगी सर, काफ़ी ज़्यादा आपसे लोगों का भी होप है एंड काफ़ी ज़्यादा उसके लोगों को होप को पूरा भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी बधाइयाँ। एंड सबसे पहले तो कोल्हान यूनिवर्सिटी का सीनेट सदस्य बनने पे आपको सर ढेर सारी बधाई। हमारी न्यूज चैनल की तरफ से हम आशा करते हैं कि आपकी अगुवाई में कोल्हान यूनिवर्सिटी एक सफलता के नए आयाम को छुएगी। तो सर, कोल्हान यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर बनने के बाद आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रति? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय और कोल्हान विश्वविद्यालय का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी के लायक उन्होंने मुझे समझा है। हम सब जानते हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं। आज जमशेदपुर, बोकारो, रांची, झारखंड के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इंटर तक की, उसमें सबसे ज्यादा सफल विद्यार्थी इन 4 शहरों से आते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन चारों शहरों से जो टॉप का टैलेंट है वो विभिन्न अन्य राज्यों में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन के हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति है, निश्चित रूप से उसे हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सीनेट के सदस्य के रूप में आदरणीय राज्यपाल महोदया ने मुझे मनोनीत किया है। तो आप सब जानते हैं कि चुनौती को ही अवसर में बदलने में मजा आता है, और छात्र छात्राओं की और युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, इससे मेरी क्षमता के अनुसार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस जिम्मेदारी के साथ न्याय कर सकूं। और कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजेस में जो आज, चाहे वो पाठ्यक्रम की इशू हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, जो विभिन्न तरह के चुनौतियां छात्र छात्राओं को फेस करनी पड़ रही हैं, कैसे उनसे हम निपटेंगे एक सम्मिलित प्रयास के साथ। पूरी सीनेट की टीम, हमारे विश्वविद्यालय के वीसी और जो राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं, लोग हैं, सबको मिलाकर किस तरह से हम बेहतर नीतियां बना पाएंगे जिनके क्रियान्वयन से इन छात्र छात्राओं का भविष्य बेहतर हो सके। तो इसको लेकर के आप लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, मैंने अपने कुछ आइडियाज निश्चित रूप से मैंने सोच कर रखे हैं। जब भी बैठक विश्वविद्यालय में कॉल होगी, मैं उस पटल पर इन विषयों को रखूंगा। सर, राजनीति में काफी कम समय में आप काफी ऊंचाइयों को आपने छुआ, तो जानना चाहूंगा राजनीति में आने का आपका मेन उद्देश्य क्या था? आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? वैसे जिंदगी में आपकी क्या घटना घटी जो आप राजनीति की ओर प्रखर हुई? देखिए, कोई घटना नहीं है। मैंने विश्व के काफी प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने का मुझे मौका मिला है। विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिला है। कई साल मैंने विदेश में गुजारे भी हैं अपनी पढ़ाई के बाद, लेकिन मेरी प्राथमिक शिक्षा बहरागोड़ा में हुई है और जो मेरा ग्रेजुएशन तक का जो शिक्षा है वो झारखंड में हुई है। तो झारखंड से हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है। और एक जो होता है कि रिटर्निंग टू द सोसाइटी, आपको जो आपने समाज से पाया है वो आप समाज को वापस कर सकें, समाज के एक बेहतर समाज बनाने में अपनी सहभागिता निभा सकें, इसके लिए मुझे नहीं लगता राजनीति से बेटर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम आप ही को पूछना चाहूंगा कि अनिल अंबानी जैसे लोग राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आज शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन जैसे लोग राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? कई क्रिकेटर्स भी हैं। तो इन लोगों ने बहुत सारी सफलता पाई है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि इससे वाइड प्लेटफॉर्म किसी और प्रोफेशन में नहीं है जिसमें आप जनता के जीवन में बदलाव ला सके। तो ये मेरी प्रेरणा स्रोत कोई एक व्यक्ति नहीं रहा है, परिस्थितियां रही हैं, कई विषय रहे हैं जिनको लेकर हमेशा से चाइल्डहुड एक पैशन था कि अगर पॉलिटिक्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उन बदलावों को, जो बदलाव हम बनना चाहते हैं, जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, उस बदलाव को बनने में और उस बदलाव को धरातल पर उतारने में हम अपनी भूमिका निभाएं, यही मेरा प्रयास रहा है। आपका जो बैकग्राउंड था वो पहले से पॉलिटिकल था, एंड आपने चूंकि खुद एक हायर स्टडीज आपने विदेश से की, आप चाहते तो किसी अन्य क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते थे एंड वहाँ आप अच्छे आयाम को छू सकते थे। उसके बावजूद राजनीति में आना, एक आपको क्या लगता है कहाँ तक आपका सही डिसीजन है? बिल्कुल, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी डिसीजन को दोबारा नहीं सोचा है पीछे मुड़ के। डिसीजन हो गया तो हो गया।
उसकी अच्छाइयाँ जो है वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी अगर कोई बुराइयाँ आती हैं या उसके कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए राजनीति में आना बिल्कुल ये मेरा निर्णय था। इसमें ऐसा नहीं कि किसी के प्रभाव में आकर मैं राजनीति में आया हूँ, मेरा निर्णय था। और राजनीति में जो भी मुझे हासिल हुआ है वो लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद है और वही मेरी ताकत है। सर, दिन प्रतिदिन आपके नए नए जो एक्टिविटीज हैं, मतलब सामाजिक जो आप कार्य कर रहे हैं, लोगों की आर्थिक मदद, उनका बिल माफ करवाना, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, तो बहरा गोरा के साथ साथ आप जमशेदपुर के लोगों के दिलों पर भी आप राज कर रहे हैं। तो यदि 2024 में यदि लोकसभा सीट के लिए आपको दावेदारी की जाती है तो क्या आप उसके लिए एग्रीड हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजनीति में कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा, कौन सा चुनाव लड़ेगा, ये आप निर्णय नहीं लेते हैं, पार्टी लेती है। दूसरी बात है, काम करने के लिए कोई ज्योग्राफिक बाउंड्रीज नहीं होती है कि अगर मैं बहरागोड़ा में मैंने शिक्षा पाई है तो जमशेदपुर में मैंने शिक्षा पाई है, जमशेदपुर में मैंने बहुत समय गुजारा है, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बहरागोड़ा के लोगों तक सीमित नहीं है। पूरे झारखंड में जहां पर भी ऐसी कोई बात आती है जिससे मुझे लगता है कि मेरी क्षमता के अनुसार मैं उस इंसान के काम आ सकता हूं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं। इसलिए इसे लोकसभा लड़ना या विधानसभा लड़ने से नहीं जोड़कर जो बेसिक है पॉलिटिक्स में आने का, जो कि लोगों की सेवा करने का, जिसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, ये बस उसी का परिणाम है। यदि जनता आपको चाहती है चुनाव लड़ते हुए देखना लोकसभा चुनाव में, बट पार्टी की तरफ से यदि आपको इसकी परमिशन नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? मैंने पहले भी आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पार्टी का निर्णय होता है कौन क्या चुनाव लड़ेगा, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और वही निर्णय होता है। 2019 विधानसभा चुनाव में सर आपने जेएमएम से हटकर बीजेपी की तरफ अग्रसर किया एंड उसमें आपकी हार हुई, तो बहुत सारे लोग इसको उस क्राइटेरिया से देख रहे हैं कि मतलब आपका मूव करना दूसरे पार्टी में आपकी हार का वजह बना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट और फिल्म में जब आपका कोई एक स्टेप सही हो जाता है तो सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और अगर ये स्टेप गलत हो जाता है सारे लोग उस डिसीजन को गलत ठहराते हैं। इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है इन बातों से। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस विचारधारा के साथ या जिस निर्णय के साथ, मानसिक प्रिपरेशन के साथ मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं वहां की जनता को यह समझाने में मैं नाकाम रहा कि उनकी भलाई उसमें छुपी है। और 9 महीने में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य की जनता को इसका आभास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है। और आज चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बेरोजगार साथी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, जो सारे लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं, अब उन्हें पता चल रहा है कि कौन सी गलती उनके द्वारा हुई है। मैं बहरागोड़ा के चुनावी परिणाम को यह नहीं कहूंगा कि जनता की गलती थी, उन्हें बरगलाया गया, तमाम तरीकों से दुष्प्रचार किया गया, जिसे उन्होंने इस बात को समझने में उन्हें दिक्कत हुई कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का जो निर्णय लिया था वो वहां के बेहतर विकास कर पाने के लिए लिया था। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, आज बहरागोड़ा को रेलवे मानचित्र पर जोड़ने के लिए आपको केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। वहां एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं, अगर आपको उसे कृषि प्रधान क्षेत्र है, आप जानते हैं बहरागोड़ा, जहां जिसे राइस बाउल कहा जाता है झारखंड का, उसे एक इंडस्ट्री का रूप देने के लिए आपको केंद्र सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं आज भी कहता हूं, मेरी जो राजनीतिक पहचान है उसका श्रेय हेमंत सोरेन जी को जाता है। मैं आज भी व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, परिवार की सदस्य की तरह उन्हें मानता हूं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों के चंगुल में आकर जो आज उन्होंने अपनी गति बना ली है, जिसका परिणाम आज राज्य की जनता भी भुगत रही है, इन्हीं बातों के कारण मैंने हमेशा इन बातों को उनके सामने रखा। और जब मैंने देखा कि वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो मैंने उनसे अपने सारी बातों को शेयर करके उनके सामने रखकर मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कभी व्यक्तिगत हमलों में विश्वास रखता हूं कि आपने अगर पार्टी को छोड़ दिया तो आप उस व्यक्ति से भी, आप राजनीति के साथ साथ व्यक्तिगत विचारों में भी आप जो है कि आपके विचार बदल जाए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसलिए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन खुद एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन पर काला जादू किया है और आज इसी का परिणाम है कि राजनीति से
राजनीति में आंदोलन से उपजी हुई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस दिशा में जा रही है कि ना तो विपक्ष के लोग तो उनके खिलाफ हो ही गए हैं, अब उनकी पार्टी के विधायक भी उन्हें आईना दिखा रहे हैं, जो सीता सोरेन और कई अन्य विधायकों ने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहा है। तो आपको जेएमएम से प्रॉब्लम नहीं था, आपको महागठबंधन से प्रॉब्लम था? जी बिल्कुल, मैंने कई बार इस बात को हेमंत जी के सामने रखने की कोशिश की थी कि मैं राजनीति में बाय चॉइस आया हूं, मेरी मजबूरी नहीं है राजनीति में आना, मेरी मजबूरी नहीं थी। मैंने लाखों की नौकरी विदेशों में छोड़कर जब मैं भारत वापस आया था तो मैं राजनीति में कुछ बदलाव करने के लिए आया था। लेकिन राजनीति में अगर सिर्फ सत्ता पाना ही माध्यम हो, वो चाहे कांग्रेस जैसे दल के साथ जाकर भी अगर सत्ता मिल जाए, ऐसे लोग जिन्होंने 70 साल तक इस देश को विकास से दूर रखा, भ्रष्टाचार की नई पराकाष्ठा को पार किया, अगर ऐसे लोगों की गोद में बैठकर ही राज की सत्ता पाना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी का एकमात्र माध्यम हो, तो मुझे चुनाव, अगर उसकी चलते किसी को लगता है कि मुझे मेरे चुनाव में पराजय हुई है, उस पराजय को मैं स्वीकार करता हूं, उस चुनौती को भी मैं स्वीकार करता हूं। सर, अभी राज्य सरकार जो गाइडलाइन लेकर आई है कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, और अभी जो हाल फिलहाल दुर्गा पूजा को लेकर जिन्होंने गाइडलाइन जारी की है, उसका जनता के प्रति काफी रोष है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी जो इसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इतनी कमजोर हो चुकी है इस राज्य में। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया है, झारखंड में भी उसका अंश राज्य की सरकार को मिला है। कई माध्यमों से, चाहे वो अनाज उपलब्ध कराने की बात हो, कई अन्य माध्यमों से माइनिंग के जो रॉयल्टीज हैं उसको राज्य सरकार से शेयर करने की बात हो, केंद्र सरकार विपक्षी दलों का सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार पहल कर रही है। लेकिन ये जो नकारात्मक सोच है, हर बात पर पिछली सरकार पर दोष मढ़ देना और खुद कोई कार्रवाई नहीं करना, आज उसी का परिणाम है। मैं राज्य के युवाओं से ये पूछना चाहता हूं, कई युवाओं ने मुझसे कहा था कि आपने झारखंडी युवाओं के साथ धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी में जाकर। मैंने नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को देखकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की टीम में मैं हूं, उनकी पार्टी के साथ में हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज एक व्यक्ति सिंगल हैंडेडली भारतवर्ष को कोविड की लड़ाई में, आप देखिए, जहां अमेरिका, स्पेन, फ्रांस जैसे देश घुटने टेक दिए उन्होंने, आज भारत किस तरह से इस लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट कितनी कम है, रिकवरी रेट कितनी ज्यादा है विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में। तो ये आज संभव हो पाया है एक कुशल और काबिल नेतृत्व की वजह से। तो ऐसे नेतृत्व के साथ रहने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि क्यों आज गठबंधन की सरकार के साथ झारखंड का कोई भविष्य नहीं दिखता है, क्योंकि अभी तक एक भी निर्णय बता दें जो घोषणा पत्र में महागठबंधन के लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय में रखा था, एक भी निर्णय, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बेरोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कोविड से लड़ाई की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, हर पहलू पर 10 में से 0 नंबर देने लायक काम इस राज्य सरकार ने नहीं किया है। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार मतलब हमारे झारखंड राज्य में दिन प्रतिदिन आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं से संबंधित रेप केस, भ्रष्टाचार, एंड जो मतलब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा अराजकता फैल रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है या फिर उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा कुछ है जो उसे काम करने से रोक रही है? देखिए, पहले तो ये सरकार जो है, इसे आप सरकार कहिए। कार के प्रति इनकी जो दीवानगी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शुरू कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री तक आइए। कोविड की लड़ाई में जहां मरीजों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, पीपी किट्स का अभाव है, वेंटिलेटर्स का अभाव है, एम्बुलेंसेस का अभाव है, वहां नीति को मॉडिफाई करके या मैनिपुलेट करके, कहिए, मॉडिफाई भी उचित शब्द नहीं होगा, मैनिपुलेट करके रिम्स की स्वास्थ्य परिषद के माध्यम से मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने का प्लान ये सरकार बना रही है। क्या ये प्राथमिकता होनी चाहिए? क्योंकि क्या योजना धरातल पर उतरेगी वो तो बहुत सारा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। इनकी ये प्राथमिकता है कि इनके मंत्रियों के पास गाड़ी पहले कैसे आ जाए। बंगले को लेकर मारपीट कर दी इन लोगों ने, दूसरों के बंगले में घुस जा रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर वो बंगला तब भी खाली नहीं हुआ है। तो इन चीजों को लेकर अगर आपकी प्राथमिकताएं होंगी तो आप राज्य के विकास का मॉडल क्या बनाएंगे? अपराध की आपने बात की,
आप देखिए नक्सली गतिविधियों में कितनी तेजी आई है। मारपीट, मर्डर आम बातें हो चुकी है जमशेदपुर शहर से लेकर पूरे राज्य में। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं विशेष तौर पर आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहूंगा कि झारखंड पुलिस की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं कि जनवरी से लेकर सितंबर तक 1100 से ज्यादा रेप के केसेस दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज्य तो रेप कैपिटल बनता जा रहा है पूरे देश का। और कल जो घटना घटी है, परसों जो घटना घटी है, ये ना केवल हृदय विदारक है बल्कि पूरे तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का एक बेहतरीन नमूना है। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, नाबालिग के साथ बलात्कार करके उसका फेंक दिया जाता है शरीर उसके घर के छत पर, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उसे गाड़ दिया जाता है गांव की किसी व्यवस्था के तहत, और फिर जब बातें सामने आती है तो उसके फिर कब्र से उसकी लाश निकाली जा रही है। क्या ऐसी व्यवस्था देखने के लिए लोगों ने बदलाव किया था? बेरोजगारी की आप बात करें, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। मैं इसी बात पर, इन चीजों का ही मेरा विरोध हमेशा रहा है कि जो बात आप कर नहीं सकते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लेने के लिए वैसी बातें आप क्यों करते हैं? आज कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है कि 5 लाख नौकरियां क्रिएट कर दे झारखंड में। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता, राज्य के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है बेरोजगारी भत्ता कहकर। कहा गया था 5,000 रुपए मिलेंगे, राज्य के युवाओं को लगा कि 5,000 रुपए महीने मिलेंगे। जब घोषणा हुई तो 5,000 रुपए साल का। 5,000 रुपए साल का मतलब एक महीने का 400 से कुछ ज्यादा रुपए, मतलब एक दिन के 10 रुपए। जो भिखारी आज मंदिरों के सामने और अन्य सार्वजनिक जगहों पर भीख मांगता है, उसकी आमदनी उससे ज्यादा होती है। तो क्या आप अपने युवाओं को उससे भी बदतर समझते हैं? ये बेरोजगारी की बात हो गई। आज जेपीएससी जेएसएससी की क्या स्थिति है? जिस छठी जेपीएससी के विरोध में आपने 3 साल तक विधानसभा को नहीं चलने दिया, जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी नेता प्रतिपक्ष थे, आज उन्हीं विसंगतियों के साथ बिल्कुल वही गलतियां हैं। परिणाम निकाला गया, युवाओं को नियुक्ति भी दे दी गई। पूरे युवा आज सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। सैकड़ों हजारों युवा, चाहे वो आप जेटेट पास अभ्यर्थियों की बात कर लें, होमगार्ड्स की बात कर लें, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात कर लें, सारे लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या यही दिन दिखाने के लिए इन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस जैसी पार्टी का जो साथ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ नहीं करने देगा। और मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय हेमंत सोरेन जी से यही अनुरोध करूंगा, कांग्रेस का साथ छोड़े अगर राज्य के विकास के लिए उन्हें काम करना है। कोविड के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये कहना था कि सरकार के पास फंड नहीं है, क्योंकि पिछली पार्टी सारा फंड को मिसयूज की है, गलत जगह से उनका यूज किया है, परंतु अपने सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना, इसे आप देख रहे हैं नए नए मतलब मंत्रियों को सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं तो वही आपके माध्यम से फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर राज्य में संसाधनों का इतना अभाव है कि आप कोविड के ट्रीटमेंट तरीके से नहीं कर रहे, भले केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए मदद के तौर पर राज्य सरकार को दिए हैं, अब चाहे तो वो सूची भी मैं सार्वजनिक कर सकता हूं आपके माध्यम से, लेकिन इनके पास BMW खरीदने के पैसे हैं, मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, बंगलों के रगरोगन में करोड़ों रुपए फूंक देने के पैसे हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता है? इन चीजों पर रोक लगा जाए। इतना बड़ा कैबिनेट क्यों चलता है मंत्रियों के साथ, उसे कट डाउन किया जाए। कॉस्ट सेविंग के बहुत सारे माध्यम हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद महंगी गाड़ी चढ़ना बंद कर सकते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री जब मनोहर पर्रिकर जी थे, वो मारुति 800 से अपने सचिवालय जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री वो करें, उदाहरण पेश करें। हर बात के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराना, पिछली सरकार को दोषी ठहराना। अगर राज्य की जनता ने मैंडेट आपको दिया है तो काम आपको करना है। आप हर बात पर रघुवर दास जी की सरकार को दोषी ठहराकर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपके जो नए नए कार्य हैं सर समाज के प्रति, उससे समाज का एक काफी बड़ा युवा वर्ग आपका फैन बनता जा रहा है, लोग आपको यूथ आइकन मान रहे हैं। तो इस यूथ के प्रति सर आप कुछ प्लानिंग की है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपका कोई प्रायोरिटी उसको लेकर? देखिए, मेरा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि युवा इस देश का तभी देश के विकास के मॉडल के साथ जुड़ेगा जब राजनीतिक और राजनीति करने वालों पर उसका विश्वास कायम रहे। कहीं ना कहीं मैं भी खुद उस बिरादरी से हूं और मुझे ये आपके चैनल पर स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि आज का युवा पॉलिटिशियंस को अपना रोल मॉडल नहीं मानता है। वो क्रिकेटर्स को मानता है, फिल्म स्टार्स को मानता है, साइंटिस्ट को मानता है, लेकिन पॉलिटिशियंस, आप अगर किसी विद्यालय में जाएं और बच्चों को पूछे कि कितने लोग उसमें से राजनीति में आना चाहते हैं,
मुझे लगता है 1% बच्चे भी कहेंगे कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, जबकि देश को हमेशा डेमोक्रेसी को एक राजनीतिज्ञ ही चलाएगा, जी। कोई स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर या बिजनेसमैन नहीं चलाएगा, इसे जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाएंगे। तो देश का जो सबसे महत्वपूर्ण जॉब है, उसमें अगर आने वालों को देश का युवा विश्वास नहीं करता है, उनके जैसा बनना नहीं चाहता है, तो ये राजनीति में जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो कहीं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि देश का युवा राजनीति में नहीं जाना चाहता, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनकी ही कहीं ना कहीं 100%। तो इसको सुधार करने के लिए या फिर लोगों को मतलब राजनीति की तरफ अग्रसर करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए, युवाओं को सही पथ पे लाने के लिए सर कोई अभी कोई प्लानिंग करंट में? देखिए, मैं जो काम करता हूं, मैं हमेशा युवाओं से डायरेक्टली जुड़ने पर और उनको जो सिस्टम है उसकी पारदर्शिता के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। अभी भी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी युवाओं के पास नहीं है। जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने कई योजनाएं शुरू की हैं कि आप स्वरोजगार कैसे आप सृजन कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इसकी जानकारी युवाओं को नहीं है। तो सिस्टम में बैठे हुए चंद लोग जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी मोनोपोली बनी रहे, वो नहीं चाहते हैं कि युवाओं को सही जानकारी मिले ताकि वो स्वावलंबी हो सके। वो चाहते हैं कि वो उनके पास आए, उनके दफ्तर के 10 चक्कर काटे, तब उनको मदद मिले। इस मानसिकता को बदलना ही मेरा उद्देश्य है राजनीति में, कि जब युवा ही तय कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो युवा को यह जानकारी होना भी उसका अधिकार है कि प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को शुरू किया है उसका सही लाभ उसे कैसे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।